जी, इस्लाम अदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी की शुरू करते हैं, मगर मैं इसका आगाज़ एक छोटे से लतीफ़े के साथ करूँगा, फिर मैं ओवर टू यू। ऐसा हुआ कि एक बार मैं और मुफ्ती साहब और पीर मोहम्मद कालिया साहब, निज़ाम साहब, हम सबको इनवाइट किया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज़ इंडिया वालों ने। उनकी अपनी कुछ सेरेमनी थी, सेलिब्रेशन थी। तो मुख्तलिफ शहरों में हम लोग गए थे। तो कलकत्ता में भी हम लोग गए थे, जाके ठहरे थे हम साथ में। तो आदमी जब जानता है ना, सफ़र में ज़्यादा करीब से जानता है लोगों को। तो एक दफ़ा हम शाम को निकले टहलते हुए, तो मैं थोड़ा कमज़ोर था, पीछे-पीछे था, आगे-आगे ये लोग थे। हमें पता भी नहीं चला और हम इत्तेफ़ाक से वहाँ के कलकत्ता के बदनाम तरीन रेड एरिया में एंटर हो गए। एक आध दलाल हमारे पीछे पड़ गए। तो उसमें से मैंने देखा कि एक बड़ा मुस्तकिल मिज़ाज किस्म का दलाल था, तो उसको मैंने इशारा करके अपने पास बुलाया। तो मैंने, क्या बात है? तो उसने कहा, जी बड़े अच्छे पीस आए हुए हैं। तो मैंने कहा, भाई हम सब तो निकले इसी इरादे से हैं, ये जो सामने छोटे कद का है शेरवानी वाला, ये हमारा लीडर है। इसने कहा कि मोल भाव मैं करूँगा, तुम लोग नहीं करोगे, ठीक है? तुम इसको राज़ी कर लो। ये कह के मैंने उसको मुफ्ती साहब की तरफ भेज दिया। फिर मैंने उसको रास्ते में बुलाया। मैंने कहा, देखो, ये भाव कम करने के लिए ना बार-बार तुम्हें डाँटेंगे, और सिर्फ़ इसलिए ताकि तुम ये 5-6 बंदे के रेट कम कर दो। पीछे नहीं हटना है। तो वो मुझे आज तक याद है, वो किस्सा, जब मैंने को कलकत्ता में वो दलाल के पीछे लगा था, लड़ रहे थे वो, कोई आज तक का मेरा यादगार वाक़या है। तो ज़रा ये तो बीच में चलती रहेंगी बातें मेरी भी। तो अब मैं चाहूँगा कि आपसे ज़रा, मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब के जो करियर था, उसका अक्स इत्तेफ़ाक से आपका प्रोफ़ेशन वही है। वो आईसीए में थे और आप माशाल्लाह सीए हैं। तो वो आपको कुछ विरसा तो यकीनन मिला है उनसे। मोबाइल फ़ोन ना मिल सका, लेकिन एक करियर तो अच्छा मिला। तो अपने करियर में आप तो अपने वालिद साहब का क्या हाथ देखते हैं? तस्लीम भाई, बहुत बड़ा हाथ है, मोर देन व्हाट आई कैन से। ये मैंने जैसे भी आपको बताया था, लूडो की सीढ़ी थी। हुआ ये कि मैं जैसे कि आज ज़्यादा हो गया है, मगर हमें भी बाहर जाने का शौक हुआ। जब बीकॉम कर लिया तो हमें शौक हुआ कि हम बाहर जाएंगे। अच्छा, चूंकि हमारे, एक तो मैं इकलौता था, हाँ, और दूसरी बात है हमारे अब्बा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, हाँ। और तीसरी बात ये है कि वो उनके उनकी जिसको कहते हैं कि नजरियात के खिलाफ बात थी कि आप किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। वो कहते थे, यार या तो आदमी जाए तो हार्वर्ड और बड़ी है, इनकी कोई हैसियत नहीं। तो वो जाने भी जाने भी नहीं देना चाहते थे। तो हुआ ये कि मैं मजबूरन, जब अब उन्होंने जाने भी नहीं दिया, पैसे हमारे पास कोई थे नहीं, खुद से भी कुछ नहीं कर सकते, अब्बा पे कोई जोर भी नहीं था, तो मजबूरन मैं आर्टिकलशिप पे आ गया। बड़े खुश हुए वो। लफ्ज तो शायद ये उलमा के लिए बेहतर है, मगर एक साहिब कश्फ जिसको कहा जाता है, वो अपने प्रोफेशन के साहिब कश्फ थे। ये एक ऐसी बात है जो कि मैं हजारों लोगों में भी कह सकता हूँ, सिर्फ अब्बा को ही थी। जब मैं सीए कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, जब शुरू हुआ उन्होंने कहा, देखो सीए करके कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करना, टैक्स की प्रैक्टिस नहीं करना। प्रैक्टिस एक तो करना, नौकरी के तो खिलाफ ही थे, प्रैक्टिस करना, कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करना। अच्छा, और उन्होंने इसीलिए मुझे एलएलबी में दाखिला दिला दिया। उस जमाने में एलएलबी 2 साल का होता था, बीकॉम के बाद 1 साल मेरा हो भी गया। मगर मैंने कहा, ये क्या काले कोट पहन पहन के। अच्छा, वो ये कहते थे हमेशा कि देखो, 2 डिग्रियां ऐसी हैं जो मुफ्त में मिलती हैं मगर जिंदगी में काम देती हैं, एक एलएलबी और एक एमए। उन्होंने कहा, देखो मुझे फायदा हो रहा है कि एलएलबी जो है ना, कहीं भी अगर जरूरत होती है कानून की, तो मेरे पास एक लॉ की डिग्री है, और एमए की डिग्री का उनको फायदा ये हुआ कि जब वो रिटायरमेंट के बाद या सेमी रिटायरमेंट में जब पढ़ाने कहीं कहीं भी गए, तो एचईसी की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप मास्टर्स की डिग्री आपको होनी चाहिए, चाहे आप आगे आप आईसीए में हो या आप जो भी हो। तो मास्टर डिग्री उनके पास थी, तो वो काम आ गई। तो वो आईबी में पढ़ाया उन्होंने और बहुत सारी जगहों पढ़ाया। तो ये यहाँ उस वक्त भी हमारी बात समझ नहीं आई। एलएलबी का पहला पार्ट देके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज एडवोकेट होता तो आई वुड हैव बीन फार मोर सक्सेसफुल अपनी प्रोफेशन। तो एक तो बात ये थी, तो एक तो वो ये, उनको ये पता था कि प्रोफेशन किस तरफ जाएगा। दूसरी बात ये थी कि जब मैंने सीए के करीब में पहुंचा, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे अंदर जो है ना, वो एक लीगल इंस्टिंक्ट ज्यादा है। मतलब मेरी आर्टिकलशिप में भी लोगों ने मुझे कहा कि यार भाई, तुम गलत फील्ड में हो, तुम लॉ को एंजॉय करते हो। लॉ की, मतलब मैं आपको मजाक में बताऊंगा कि हमने एक, हमारे सीनियर थे तासीर आदि में, जो कि फर्गूसन से आए थे, उनका उन पे मजाक, उनका हम बहुत टॉन्ट करते थे उनको।
और उनको टॉन्ट करने में हमने एक ऑर्डिनेंस मैंने ड्राफ्ट किया जो कि सारा का सारा तफरी था, उसमें मौकरी थी, उसमें तंज था और सारा का सारा ड्रिवन टू हिज पर्सनालिटी था, जो आज तक लोगों को याद है कि यार ये तो मतलब मैं इस हद तक मेरा माइंड हो चुका था। किसका था वो है, किसके बारे में था? वो एक साहब थे जो फर्गुसन से आए थे। अच्छा, और वो काफी प्लानिंग पर काफी जोर देते थे हर चीज के ऊपर। तो हमने सिर्फ उसका नाम प्लानिंग ऑर्डिनेंस 1997 या 1997 रखा था। अच्छा, तो मैंने पूरा ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट किया था जैसे कंपनी लॉ की वो। तो मतलब मेरा माइंड लॉग, तो बाय द टाइम मैं फाइनल में आया पूरा मेरा पीरियड आर्टिकलशिप पे गुजरा था बैंकों में। मुझे बैंक में नौकरी करनी नहीं थी वैसे भी, और मेरा माइंड फाइनेंस की तरफ था नहीं, पढ़ तो बादल खासा रहा था मैं। तो मैंने कहा मैं टैक्स में आ जाता हूँ। अब्बा उस जमाने में नए उन्होंने वो पैरामाउंट छोड़ी थी और उनको उनके दोस्त मोहम्मद अली साहब जो बहुत ही हमारे मोहसिनों में से हैं, उन्होंने अब्बा को आइडिया दिया कि यार हम सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। और सेल्स टैक्स प्रैक्टिस उस जमाने में कोई भी नहीं करता था, कोई बिल्कुल किसी का पास ना। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार ये शायद साफ सुथरा काम है, इसमें कोई करप्शन नहीं होती होगी, मैं भी यही करता हूँ। तो मैं तासीरादी में जाके मैंने कहा भाई हम सेल्स प्रैक्टिस आप कर ले, मुझे वहां डाल देना। उन्होंने कहा भाई ये तो काम ही नहीं हमारे पास, ये क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी मैं यहाँ रहूंगा तो यही करूंगा। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो हम अंधों में काना राजा बन गए। 1-1.5 साल में वो प्रैक्टिस जरा सी बढ़ गई, फिर हमने इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और ये जो सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस है, इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि ये हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गया, मेरी रिकग्निशन बन गई। और वो जिसको कहते हैं शेखान मुफ्ती, तो वो उसमें जो है ना वो हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो वो ये एक फ्लैगशिप सर्विस बन गई। तो इसमें सारा किरदार जो था ना वो अब्बा का था। अच्छा, फिर वो प्रैक्टिस में ये चाहते थे कि आदमी प्रैक्टिस करे, पेपर पढ़े, कॉन्फ्रेंसेस में जाए, ये करे वो करे। वो चूंकि अब्बा से हमें ये विरसे में मिला था, हम देखते ही आ रहे थे, वो हमने उसी को कंटिन्यू कर दिया। तो मैं आईसीएम में जब रेफरेंस हुआ अब्बा का, तो मैंने उनको ये बताया कि जिंदगी के 20-25 साल वो जिंदगी गुजरे मेरे कि जब अब्बा स्टेज पे होते थे और मैं ऑडियंस में बैठा होता था। जब मुझे समझ में कुछ नहीं आता था मगर अब्बू ले जाते थे तो मजबूर बैठना पड़ता था। और फिर जिंदगी के 20-22 साल वो गुजरे जब मैं स्टेज पे होता था और अब्बा ऑडियंस में होते थे, और बड़े यकीनन खुश होते होंगे। चेहरे से नहीं आता होगा लेकिन वो दिल से बहुत खुश होते होंगे अपनी मतलब खेती को लहलाता देख। मुझे याद है जब मैं क्वालिफाई हुआ तो हमारे मोमिन साहब ने बताया कि अब्बा बहुत चेन स्मोकर थे। तो उन्होंने शायद, मुझे याद पड़ता है, को ये बताया कि जिस दिन मैं क्वालिफाई, उन्होंने कहा ये बोल कुछ नहीं रहे थे और सिगरेट भी नहीं पी रहे थे। मतलब इतने ज्यादा वो हो गए थे कि, और हमारे अब्बा को बहुत ज्यादा शगफ नहीं था उनका, कोई जिसको कहते हैं बहुत कोई दीनदार इंसान नहीं कहेंगे उनको आप, बहुत ज्यादा शगफ दीन से। मगर मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था जब मैं क्वालिफाई हुआ कि यार मैं शुक्राने का रोजा रखूं। अदनान मुफ्ती साहब के आईसीएम में बहुत एहसानात थे और इसमें कोई शक नहीं कि आईसीएम में खड़ा किया। मुझे कुछ याद पड़ता है कि एक ज़माने जो अपने आईसीएम में इम्तिहान दिए थे, कुछ एक स्कैंडल बन गया था वहाँ पे मुफ्ती साहब के खिलाफ। हालांकि जिन लोगों ने स्कैंडल बनाया था वो मुफ्ती साहब के मिजाज से अच्छी तरीके से वाकिफ थे कि मुफ्ती साहब इस किस्म के आदमी नहीं है। तो जरा वो किस्सा सुनाएंगे आप थोड़ा सा? आईसीएम में एक केस बन गया था। हाँ, आईसीएम में केस बन गया था कि मुफ्ती साहब ने को फेवर दिया है, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर थापलावाला साहब, सादिक खान, पता नहीं कौन कौन लोग बैठे थे, और उन्होंने रिपोर्ट दी थी प्रेसिडेंट को कि ये गलत है फला फला। और वो जब वो क्लियर हो गई थी रिपोर्ट, अच्छा उसका नुकसान मुझे ये हुआ था कि तासीरादी में भी लड़कों को पता लग गया था कि आईसीयू में कोई स्कैंडल हो गया, इनके अब्बा भी होते हैं, ये भी स्टूडेंट है फला फला। तो जब मुझे तासीरादी मसूद नकवी साहब ने उस वक्त बुलाया था कॉन्फिडेंस देने के लिए, जब उनके सामने वो रिपोर्ट आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा था यार मुझे पता है कि यहाँ बट डोंट वरी, आई हैव सीन द रिपोर्ट एंड नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। और फिर मैं आईसीएम में फिर मैंने इम्तिहान दिया और फिर मैं पास भी मैंने किया। फिर मगर मैं आधे उसके बाद निकल गया था, मगर हाँ ये बात ठीक है। और ये उन लोगों ने हरकत की थी जो उनके क्लोज भी थे, उनसे हसद भी करते थे से, और उन्होंने जो मुफ्ती साहब की जो खिदमत थी उसका उन्होंने ये सिला दिया। जो मुफ्ती साहब का तो सिरे से ये टेम्परामेंट था ही नहीं किसी भी अंदाज से। खैर चलें आप आगे की बात करें जरा अपने करियर के हवाले से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत रहा, और फिर अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र कि हमें प्रैक्टिस में बहुत उरूज मिला। बहुत छोटी प्रैक्टिसेस के अंदर इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है, इज्जत बहुत मिली। और हमेशा इन्होंने कहा मुझे कि देखो पैसों की फिक्र न करना, इज्जत की फिक्र करना, पैसे पीछे पीछे खुद आएंगे, अगर इज्जत की फिक्र नहीं। मुझे याद है कि हमारे अब्बा के एक दोस्त कजन थे
तलमीज़ बर्नी साहब इंतकाल कर गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि ये कौन है? तो अब्बू ने कहा कि मेरा बेटा है भाई। वो जानते थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा प्रैक्टिस करते हैं। कहने लगे कि साफ प्रैक्टिस होगी। तो अब्बू ने कहा कि हाँ साफ है। अच्छा, जिस तरह अब्बू ने ये बात उनसे कही, तो जैसे होता है ना, जैसे कोई भी आदमी के बेटे के सामने कोई बात करे तो वो कहेंगे हाँ हाँ मेरा बेटा, मतलब डिफेंड करने आ जाएंगे। अब्बू ने बहुत मायने खेज अंदाज में बात की, और मुझे अंदाजा उस दिन हुआ कि अब्बू मेरे पीछे, उन्होंने को रेकी करवा रखी थी पहले से, ये मालूम करने के लिए, या उनकी कोई इंफॉर्मेशन चल रही थी कि मेरा कंडक्ट कैसा है, मैं कोई लेन देन में या कोई 2 नंबरी में या कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं। जो उन्होंने जिस तरह बात की, क्योंकि हमारे अब्बा तो वो आदमी थे जो कभी किसी के सामने तारीफ कर ही नहीं सकते थे हमारी, मगर उन्होंने उस दिन बड़े मायने के साथ बात की। देन आई गॉट टू नो कि यार इन्होंने ये इंफॉर्मेशन ली हुई है, ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे हमारी जब शादी हो रही थी तो हमारी सास ने अब्बा से पूछा कि आपका बेटा शराब तो नहीं पीता? यकीन करें आप, तो हमारे अब्बा ने जवाब दिया मेरे इल्म में नहीं है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे एक आदमी तो नहीं आपने कैसी बात की, आप कैसे, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको लगता है, आदमी अपनी इज्जत में ले जाता है, उसमें रहता है। इन्होंने कहा, वैसे जो पिछली किस्म में आपने बताया था कि मुफ्ती साहब ने जो आपके ससुर जी बातें की थी, तो ये सवाल आपकी सास का कितना गलत भी नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। तो ये इस पे अच्छा सामने वाला आदमी भी इस बात को, जो भी होगा वो एक्सपेक्ट यही करेगा कि आदमी बोलेगा कि नहीं, और इन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं। तो वो एक अब्बा की, जिसको कहते हैं कि साफ गोई, कि यार ये कोई कसर छोड़ी इन्होंने, हाँ, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि जो इनके इल्म में नहीं है वो इल्म में नहीं है। तो उन्होंने इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि इज्जत का आदमी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बड़ी बड़ी फर्म से अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर्स हुई, मर्जर्स की ऑफर हुई, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे पास आए, और अब्बा की इल्म में था, और वो बहुत खुश होते थे इस बात पे कि यार मतलब उन्होंने एक दफा मेरी एक बहुत बड़ी फर्म के सीनियर पार्टनर ने हमें ऑफर की कि भाई आप मर्ज कर जाएं, और हमारे दरवाजे तक आए। और फिर हमारी वालिदा को उन्होंने बताया, मुझे तो नहीं बताते थे, कि यार मुझे आज वो खुशी हुई है जब अदनान ने सीए किया कि यार ये हम इनके पास आया है और कह रहा है इस मामले में वो, मगर वो कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो कहते थे कि नहीं भाई डिसीजन आपका है, आपको लगता है करें नहीं करने का, ये मेरा काम नहीं है। बट ये कि प्रोफेशनली बहुत ज्यादा, और वो जिसको कहते हैं साहिब कश आदमी थे, उनको पता था कि प्रोफेशन किस तरफ जाएगा। यानी कि मैं आज भी अपने दोस्तों से कहता हूं कि अगर मैं आज कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस कर रहा होता टैक्स के बजाय, तो हमारी प्रैक्टिस किसी और लेवल पर होती, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस वर्चुअली लोग करते ही नहीं जो अकाउंटेंट्स होते हैं, मगर चूंकि वो जानते थे इस पूरे सिस्टम को, और उनकी एक विजनरी आदमी थे। और असल जो चीज है वो ये है कि चाहे टैक्स हो चाहे कॉर्पोरेट लॉज हो, बहरहाल अपनी प्रैक्टिस जो है वो नौकरी से बहुत दर्जे बेहतर है। ये तो मैंने आपको कहा ना कि देखिए आप मुझे बार बार एहसास कमी मुब्तला कर रहे हैं। मैं भी तो 1980 से लेकर तकरीबन आप समझिए कि 2016 तक कॉर्पोरेट लॉज ही में रहा। जो वाहिद रिग्रेट है मेरा वो ये है कि मैंने नौकरी क्यों की। नहीं, हमारे अब्बा ये कहते थे कि वो यार ये जो बात थी ना कि यार किसी की महल में वजीर होने से बेहतर है आदमी झोपड़ी के बादशाह। तो ये कहते थे कि यार कम, अच्छा चूंकि साफ बात है उनकी डिक्शनरी में लग्जरी, कपड़े, ट्रैवल, मैं आप बताऊं, यानी कि ये हैरत की बात है कि मुझे नूर मोहम्मद उनके बड़े गहरे दोस्त हैं और बहुत हमारे मोहसिनों में से हैं। मैं कहूँगा नूर मोहम्मद साहब अब्बा के आखिरी वक्त में खास तौर पे जिस तरह साथ दिया है। अब्बा बेहोश होते थे और वो आगे पूरे पूरे दिन तिलावत करते थे और सूरह यासीन। मुझे नूर मोहम्मद से मिलना है क्योंकि मेरे इत्तेफाक से हमारा जो पहला जो था जहन में वो यही था कि हम तीनों एक साथ बैठेंगे। मुझे मालूम है नूर मोहम्मद साहब के नहीं, उन्होंने जो हक अदा किया है ना, मतलब मैं समझता हूँ एक आदमी आप और क्या कर सकता है कि जो दूसरा उसका दोस्त बेहोश है, उसको पता नहीं है कि मेरे पास ये आया है कोई नहीं आया है, मगर वो अपने फर्ज निभा रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, पूरे पूरे दिन तिलावत कर रहे हैं बैठे। वो कहते थे यार अस्पताल में मैं रहूंगा, तुम मत रहो। मैं कहता नूर साहब बड़ी मोहब्बत आपकी, मतलब मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। तो नूर मोहम्मद साहब, ये होती हैं दोस्तियां और ये होती हैं अकीदतें, इसमें कोई शक नहीं। वरना हम लोग तो आजकल इतने जिंदगी की झमेलों में, जिंदगी दलदल में तो दब के रह गए कि अपने चाहने वालों से मिल नहीं पाते हैं। जी जी जी, मैं ख्याल इसको भी थोड़ा सा यहीं पे रखते हैं, फिर अगली किस्में